आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रथम विश्व युद्ध का कारण, जिसमें तात्कालिक कारण में जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या होती है उसको पढ़े हैं, और उसके बाद अन्य कारणों में सबसे पहला हम पढ़े थे औद्योगिकरण, यानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कैसे होती है। तो इन सब में सबसे पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण हर देश क्या है, उद्योग धंधे में सफल होने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगने लगे, और इसके बाद क्या है, ये अपने फैक्ट्रियों के प्रसार प्रसार के लिए, जैसे अपने सामान को बेचने के लिए ये अन्य देशों की ओर रुख करने लगे। वहाँ की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति को देखे और उन देशों को अपना गुलाम बना करके रख लिए। तो औद्योगिकरण के कारण क्या है, हर देश यहाँ पर शक्तिशाली हुआ, खास करके यूरोप देश, और जितने भी यूरोपीय देश हैं इनमें उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई, और इसी होड़ के चलते प्रथम विश्व युद्ध को बल मिलता है। इसको हम पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के अन्य कारणों में अति राष्ट्रवादी भावना। अति राष्ट्रवादी भावना क्या होता है, तो जब अपने देश को श्रेष्ठ समझना और दूसरे देश को नीचा दिखाना या तुच्छ समझना, ये भावना कहलाती है अति राष्ट्रवादी भावना। इसमें प्रथम विश्व युद्ध से जो पहले परिस्थिति बनती है, इसमें अति राष्ट्रवादी भावना को बल मिलता है। अति राष्ट्रवादी भावना कई देशों में जागृत होती है, और यही राष्ट्रवादी भावना के कारण, अति राष्ट्रवादी भावना के कारण युद्ध को बल मिलता है। इसमें कई राज्य ऐसे होते हैं जिनकी सोच ये होती है कि यदि हम जितने देश को अपना उपनिवेश बना कर के रखेंगे, गुलाम बना कर के रखेंगे, तो हम ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये उपनिवेशवाद को बल देने लगे। इसी बीच क्या होता है कि कई ऐसी जाति रहती हैं, धर्म और जाति भी इस युद्ध को बढ़ावा देती है। तो कई ऐसे जाति रहते हैं जिनके पास कोई अपना राज्य नहीं रहता है, जिसमें है पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव और यहूदी। ये तो जाति रहते हैं, धर्म है, जाति है, लेकिन इनके पास अपना स्वयं का कोई राज्य नहीं है। ये यहाँ वहाँ पूरे यूरोप में क्या है, बिखरे हुए थे। यहूदी लोग जर्मनी में थे और इटली में थे। जर्मनी और इटली, हिटलर और मुसोलिनी यहूदी जाति का घोर दुश्मन था। बाद में हम आगे पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर और मुसोलिनी यहूदी जाति को अपने देश से निकाला करते थे। तो इसी प्रकार से ये और जाति थे पोलिश, चेक, हंगरी। इन जातियों के मन में भी क्या है, राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। यानी इनकी भी सोच ये होने लगी कि हमारी जाति जो है, इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम क्या है, यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं। यदि हम एक होकर के, यदि हम अलग राज्य का निर्माण करते हैं, तो हमारा भी क्या होगा, नाम होगा, हमारी जाति का नाम होगा, हमारी अपनी पहचान होगी। तो इसके कारण भी क्या होता है, विश्व युद्ध को बढ़ावा मिलता है। बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे यहूदी लोग के लिए इजराइल नामक देश बनता है। तो ऐसी फिर क्या है, इन राज्यों के लिए अलग अलग देश बनता है। लेकिन इससे पहले जो भावना होती है, ये अति राष्ट्रवादी भावना के कारण भी विश्व युद्ध को बल मिलता है, ये कारण बनता है। और इसी बीच में हर देश के मन में संकुचित राष्ट्रवादी भावना पनपती है। संकुचित राष्ट्रवादी भावना का मतलब ये होता है कि अपने देश को ही श्रेष्ठ समझना और दूसरे देश को हमेशा नीचा दिखाना। स्वार्थी भावना, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के स्वार्थ से गुजर जाना। आर्थिक हित, अपने देशों के ही आर्थिक हितों को देखना, यानी जिससे उनको फायदा होगा उसी काम को ही वो करेंगे। आर्थिक हित, उपनिवेश बनाएंगे इसके लिए। और कूटनीति, कूटनीति मतलब दूसरे अन्य देशों के साथ संधि समझौते इस प्रकार से करेंगे कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इन सब बातों के कारण क्या है, विश्व में शांति की बात करना बेमानी हो गई। यानी यहाँ पर शांति की बात करना ही एक तरह से कोई मतलब ही नहीं था। इन देशों के मन में समझ में ही नहीं आता था कि शांति क्या होती है, क्योंकि इनके मन में स्वार्थ की भावना,
कूटनीति की भावना, बेईमानी की भावना, अपने आर्थिक हितों की भावना ही मन में घर करके रह गई थी। तो ये सब क्या है, विश्व युद्ध का कारण बनता है। इसमें पूरा विश्व इन सब भावनाओं के कारण आतंक और भय के साए में जीता है। बाद में यही आशंका या आतंक और भय वास्तव में ये युद्ध के रूप में परिणित हो जाती है। डार्विन के सिद्धांत, इसमें एक प्रश्न है कि कुछ देशों ने डार्विन के सिद्धांत को उल्टा करके देखा है, दुरुपयोग किया है। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है? डार्विन एक लाइन में ये बात कहता है कि इनका सोच था कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। यानी डार्विन की ये सोच थी कि जो राष्ट्र योग्य होगा वही उन्नति करेगा विश्व में और वही राष्ट्र बचेगा। लेकिन डार्विन का ये कहना नहीं था कि कोई भी राष्ट्र युद्ध करके योग्य बनेगा और युद्ध करके उन्नति करेगा। डार्विन की परिभाषा को इन राष्ट्रों ने जो अति राष्ट्रवादी थे पलट करके रख दिया, इनकी सिद्धांत को तोड़ मरोड़ करके रख दिया। इनकी ये सोच हो गई कि जो योग्य है, योग्य मतलब चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे सैनिक में हो, चाहे राष्ट्रवादी में हो, ये इनकी भावना हो गई। जो योग्य होगा, जो शक्तिशाली होगा वही राष्ट्र बचेगा और जो दुर्बल है वो नष्ट हो जाएगा। इसी कारण हर राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए तैयार होने लगा, तत्पर होने लगा, शांति संधि समझौते करने लगा। डार्विन की सोच सिद्धांत अलग था, लेकिन इस सिद्धांत को इन लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया, उल्टा करके देखा। और डार्विन के सिद्धांत को उल्टा करके देखने के कारण ही विश्व युद्ध जो है ये पनपता है। इसमें अन्य जातियों को ये है या घृणा की दृष्टि से देखते हैं, फिर दूसरे देशों पर कब्जा करने की बात सोचते हैं, मानवतावाद को एक तरफ रख देते हैं, मानवतावाद बिल्कुल कमज़ोर होने लगती है, नरसंहार होने लगता है, नैतिक भावना का कोई मोल नहीं रह जाता है। और सबसे अधिक बात, हर देश सैनिक बल में विश्वास रखते हैं, यानी अपने आप को सैनिक दृष्टिकोण से सबल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का ही प्रचार करना वो श्रेष्ठ समझते हैं, यानी अपने आप अपने देश को ही कुल मिलाकर के श्रेष्ठ समझना, ये यूरोपीय देशों के मन में घर करके रह गई और यही भावना विश्व युद्ध को जन्म देती है। इसके बाद एक और है विश्व युद्ध को जन्म देने के कारण में समाचार पत्र। समाचार पत्र समाज का आईना होता है। समाज में जो भी कुछ घटना घटित होती है ये हमको समाचार पत्र के माध्यम से ही पता चलता है। यदि समाचार पत्र में जो चीज़ दिखाया जाता है हमारे मन में वो बात बैठ जाती है, तो इससे क्या होता है, जनमत उसी बात के साथ हो जाता है। तो समाचार पत्र ने भी विश्व युद्ध की भावना को भड़काने में अपना योगदान दिया। कैसे दिया? तो इसमें ब्रिटेन के समाचार पत्र में कैंसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई, तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया। यानी कैंसर विलियम द्वितीय ये इंग्लैंड के शासक थे और इसकी आलोचना समाचार पत्र के माध्यम से की गई। तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया, यानी वो जर्मनी के खिलाफ था कुल मिलाकर के उसकी जो नीति थी। तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया। इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया। ने जर्मनी की समाचार पत्र ने इंग्लैंड के खिलाफ लिखा तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड के खिलाफ हो गई। फ्रांस और जर्मनी में भी कई समाचार पत्र ऐसे थे जो इस प्रकार के भड़काऊ समाचार पत्र छापते थे और वहाँ की जनता अपने शासक के साथ हो गई। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार जब इसकी हत्या होती है, इससे पहले हम पढ़े हैं, तो इसकी हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया ये दोनों के समाचार पत्र में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लेख छापने लगे, कटुतापूर्ण लेख छापने लगे और जनता अपने अपने शासक के साथ हो ली। तो समाचार पत्र भी क्या होता है, देश की जनता को अपने पक्ष में करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और देश की जनता जब अपने शासक का साथ देती है तो वो शासक क्या होता है, युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटता है।
तो समाचार पत्र ने भी विश्व युद्ध को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद एक और कारण था सैन्यवाद। सैन्यवाद मतलब अपने देश को सैनिक शक्ति से परिपूर्ण करना, ये कहलाता है सैन्यवाद। सैन्यवाद अति राष्ट्रवादी भावना से ही निकला हुआ शब्द है सैन्यवाद। यानी जहाँ पर अति राष्ट्रवादी भावना पनपी तो वहीं ये अपने देश को मजबूत करने के लिए ये सैनिक दृष्टिकोण से सबल होने के लिए प्रयास करने लगे। हर देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी यूरोपीय देश हैं, अपने देश को सैनिक दृष्टिकोण से सबल करने के लिए तैयार होने लगे। अत्याधुनिक शस्त्रों से ये लैस होने में जुट गए। देशों के बीच शस्त्र बनाने के लिए होड़ मच गई। किसके पास कितनी बड़ी सेना है, कितने हथियार है, किसके पास कितना युद्धपोत है, कितने पास सबसे अधिक तोप है, ये सब देश एक दूसरे देश के ऊपर नज़र रखने लगे और हर देश शस्त्र भंडार करने में जुट गया। और इसी क्रम में कई देशों में सैनिक शासन की स्थापना हुई। सैनिक शासन क्या होता है? तो सैनिक शासन में सेना का ही शासन रहता है। वहाँ जनता को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता है। जो उसका शासक बोलता है, जनता उसी के हिसाब से ही काम करता है। सैनिक शासक में जनता हर हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार रहती है। सैनिक शासन में लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है और जो मानवतावादी दृष्टिकोण है इसका हनन होता है। अधिनायकवाद पनपता है। अधिनायकवाद मतलब एक व्यक्ति का शासन। जैसे सैनिक शासन में इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बाद में, जैसे हिटलर और मुसोलिनी, ये भी अधिनायकवादी शासन थे। इनके कहे हिसाब से जनता इनके पक्ष में हो जाती थी। क्यों होती थी? तो इसी सैनिक शासन के कारण। ये जनता को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं देते हैं। इसमें सैनिक शासन में सैनिक शक्ति के अंबार को बढ़ाना होता है, भंडार को बढ़ाना होता है, पहला काम। और दूसरा काम ये होता है कि राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए जनता स्वीकार करती है। यानी अपने शासक का जनता हर हमेशा साथ देती है। ये होता है सैनिक शासन। तो कई देशों में सैनिक शासन की स्थापना हुई और इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध को बल मिलता है। इसमें आप तालिका में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सेना और शस्त्रों पर खर्च इनका लगातार बढ़ रहा था। ये इसमें आंकड़ा आप देख सकते हैं। केवल 14 वर्ष में 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड़ पाउंड से भी दुगना हो गया है। और इन देशों में शस्त्र बनाने के कारखाने जो है बहुत मात्रा में स्थापित होने लगे। ये सोचते थे कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध में क्या है, शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है और इनके द्वारा यदि फैक्ट्री में शस्त्र बनाया जाता है तो ये शस्त्र जो है ये ऊंचे दामों पर बेच करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए फैक्ट्री में शस्त्र बनाने की फैक्ट्री जो है बहुत मात्रा में स्थापित होने लगी। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई युद्ध को ही बढ़ावा दे रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध के पक्ष में नहीं थे। इसमें मजदूर आंदोलन और महिलाओं के द्वारा जो किया गया आंदोलन था। इन देशों में मजदूरों ने आंदोलन किया था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और महिलाओं ने भी आंदोलन किया था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इन्होंने युद्ध को यह कहकर विरोध कर दिया कि ये लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हित में है। इसमें महिला आंदोलन ने कहा कि हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, इन्हें युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा हमेशा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। महिलाओं को ही हर प्रकार के बोझ का सामना करना पड़ता है। भले ही पुरुष समझता है कि हम युद्ध जो है अपनी शान के लिए कर रहे हैं। 1914 में युद्ध के खिलाफ कई महिलाएं जो है सामने आई, जिसमें जर्मनी कई लोग महिलाओं के साथ साथ कई पुरुष वर्ग भी सामने आया, जिसमें जर्मनी के कार्ल लाइनब्लेक्ट, पोलैंड की रोजा लग्जमबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैक्सर्ट
ये प्रमुख थी। इनका कहना था कि युद्ध किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध का खामियाजा केवल एक देश नहीं भुगतता है बल्कि पूरा घर परिवार युद्ध का खामियाजा भुगतता है। और इसी क्रम में किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाज़, मतलब जो युद्ध नहीं चाहते थे, इनकी आवाज़ दब करके रह गई। भले इन्होंने विरोध किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी और अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग अपाहिज होते हैं और जब घर लौटकर सामने आते हैं तो युद्ध की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा इनको पता चलता है और लोगों के मन में युद्ध विरोधी भावना जो है प्रबल होने लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका रही है प्रथम विश्व युद्ध को हवा देने में, यह है औद्योगिकरण के कारण जो उपनिवेशवाद को लेकर होड़ मची। दूसरा है अति राष्ट्रवादी भावनाएं के कारण हर देश अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए कार्य कर रहा था। समाचार पत्रों ने भी युद्ध को बढ़ावा दिया और सैनिक शासन ने भी युद्ध को बढ़ावा दिया। तो युद्ध ना हो करके भले ही धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ था मजदूर और महिलाओं के द्वारा, लेकिन अंत में युद्ध हो ही जाता है 1914 में। जब परिणाम आता है तब इन लोगों की बात सबको समझ में आती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।